नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है मॉड्यूल 9 में। मॉड्यूल 9 है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री यानी कि सेक्टर, जिस कंपनी में भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हमने टॉप डाउन अप्रोच ली या बॉटम्स अप अप्रोच ली, जिस कंपनी में भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं वो किस सेक्टर में काम करती है, किस किस तरह के बिजनेसेस करती है, उस बिजनेस की इवैल्यूएशन। इसमें हम कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस सेक्शन में, इस मॉड्यूल में। हम इंडस्ट्रीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का ही पार्ट है, क्योंकि कोई एक्चुअल फिगर्स इस सेक्शन में या इस एनालिसिस में डिस्कस नहीं होती हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह के बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज़ वो कंपनी कपड़ा बनाती है या किसी तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है, तो जिस तरीके के बिज़नेस में हम पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस कंपनी के द्वारा, वो बिज़नेस किस तरीके का है, उस इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है। शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, इन्वेस्टिंग जब भी हम सीखना चाहते हैं तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफी को सीखना, और दूसरा तरीका होता है इन्वेस्टिंग के बिज़नेस को सीखना। इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफी सीखने के लिए किताबी ज्ञान बहुत होता है। किताबी ज्ञान हम ले लें और उसके बाद हम फ़िलॉसफिकली कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं बिना इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमें इन्वेस्ट तो करना नहीं है, सिर्फ फ़िलॉसफी झाड़नी है, सिर्फ किताबी बातें करनी है। लेकिन अगर हमें एक्चुअल इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें इन्वेस्टिंग के बिज़नेस को समझना पड़ता है। ये दो अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग की फ़िलॉसफी अगर आपको समझनी है तो अगर आपने पिछले मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के बिज़नेस को समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेक श्योर कि आपने अब तक के सारे मॉड्यूल्स बहुत ध्यान से सुने हैं, उनकी सब बातें आपकी समझ में आई हैं। चलिए अब चलते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस की तरफ। इंडस्ट्री एनालिसिस में सबसे पहला तरीका एनालिसिस का जो आता है और सबसे पॉपुलर तरीका जो आपने सबसे ज़्यादा सुना है वो है पोर्टर्स 5 पॉइंट एनालिसिस। डॉक्टर माइकल पोर्टर ने 1979 में इस टेक्निक को डेवलप किया था। बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है कि किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज करने का। डॉक्टर माइकल पोर्टर कहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज करने के 5 रूल्स होते हैं, 5 पैरामीटर्स होते हैं। इन पांचों पैरामीटर्स को अलग अलग हमें पूरी तरीके से एनालाइज करना चाहिए और उसके बाद हम ये निकाल सकते हैं कि ये बिजनेस अच्छा है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये इंडस्ट्री आगे प्रोग्रेस कर सकती है या नहीं, इस इंडस्ट्री में कितना पैसा है। पोर्टर्स 5 पॉइंट एनालिसिस में जो भी बातें डिस्कस होती हैं, जो भी ये पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, इसके बारे में वॉरेन बफेट जी का ये कहना है कि अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन बिजनेस बहुत ख़राब है, उस बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस ही नहीं है, या फिर उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैश इनफ्लो नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती, तो मैनेजमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो उस बिज़नेस को आगे नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री के जो बाकी फैक्टर्स हैं वो उस बिज़नेस को आगे जाने से रोक देंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरा किसी के साथ डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमेशा उस बिज़नेस में रहना चाहिए जहाँ पैसा हो। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ही उन बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो सकती। मैं किसी भी बिज़नेस का नाम अभी नहीं लूँगा, जैसे जैसे हम इंडस्ट्री एनालिसिस को आगे समझेंगे ये बातें अपने आप हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी। तो ये भी हो सकता है कि मैं और आप जिस बिज़नेस में हैं या जिस सर्विस में हैं उसमें पैसा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं स्टॉक मार्केट में तो हमारे पास पूरी चॉइस होती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज़ को या उन बिजनेसेस को ही सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पैसे का फ्लो बहुत ज़्यादा है, चाहे कंपटीशन है या नहीं, बट फ्री कैश फ्लोज यानी कि प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि माइकल पोर्टर ने अपने 5 पॉइंट्स किस तरीके से बनाए थे। माइकल पोर्टर जी कहते हैं कि पाँचों पॉइंट्स को हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले वर्टिकल पॉइंट्स और हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स। तो माइकल पोर्टर की एनालिसिस में 2 वर्टिकल पॉइंट्स हैं और 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हैं। हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स में है थ्रेट्स, थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स एंड थ्रेट ऑफ इंडस्ट्री राइवलरी। और माइकल पोर्टर जी के पॉइंट्स में जो वर्टिकल फैक्टर्स हैं वो हैं बार्गेनिंग पावर्स,
बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। तो सबसे पहला पॉइंट इंडस्ट्री राइवलरी की तरफ चलते हैं। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जिस इंडस्ट्री में भी राइवलरी बहुत ज़्यादा होगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेजेस कम हो जाएंगी। अब किसी भी इंडस्ट्री में राइवलरी कितनी ज़्यादा है या कंपटीशन कितना ज़्यादा है, इसको असेस करने के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में कंपटीशन का कितना असर आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं, बहुत सारे लोग यही पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं और एक ही तरह का बिजनेस सब कर रहे हैं, एक ही तरह का प्रोडक्ट सब लोग सप्लाई कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो कोई भी डिफरेंस नहीं है सिवाय ब्रांड नेम के। फिर ये देखिए कि क्या इस वजह से जो इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो मैनेजमेंट्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा पाती हैं या नहीं बढ़ा पाती? क्या हर साल या हर कुछ महीने में उनके प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ती है? अगर वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे, भले ही उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं या नहीं, लेकिन अगर वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे, तो इसका मतलब है कि जितना भी कंपटीशन है वो काफ़ी है और प्रोडक्ट्स की प्राइस को रोके हुए है। जब तक प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ेगी तब तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ सकती। तीसरा पॉइंट ये देखिए कि क्या एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में अगर कस्टमर जाता है तो उसको कोई बहुत बड़ा खर्चा झेलना पड़ता है या बहुत इजीली वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो सकता है। यानी कि एज अ कस्टमर, मान लीजिए मैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सर्विस लेता हूँ या उसका प्रोडक्ट बाय करता हूँ, कल को मुझे उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता या मेरे सामने उसी तरीके का कोई दूसरा सस्ता प्रोडक्ट कोई और कंपनी लॉन्च कर देती है, तो क्या मैं उस प्रोडक्ट की तरफ जा सकता हूँ? चौथा पॉइंट इस फैक्टर को एनालाइज करने का है कि कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं। स्ट्रैटेजीज, जब भी कंपटीशन ज़्यादा होगा तो दो तरह के स्ट्रैटेजीज पे आके कंपनीज का बिजनेस मॉडल लिमिट हो जाएगा। सबसे पहला तो अपने प्रोडक्ट को सस्ता करते रहना और दूसरा उधारी का टाइम बढ़ा देना, यानी कि वो कस्टमर्स को ये प्रलोभन देंगे कि आप आज खरीद लीजिए, पैसे कल दे दीजिएगा, यानी कि क्रेडिट पे सामान आगे कस्टमर्स को सप्लाई करना शुरू कर देती हैं कंपनीज। तो अगर इन चारों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट आपको दिखाई देता है या ये चारों पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। इसका सीधा सा एग्जाम्पल है टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक टाइम पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स थे, सिमट के अब 3 मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स रह गए, एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया। लेकिन ये 3 सर्विस प्रोवाइडर भी अपनी प्राइसेस बढ़ा नहीं पाते, अपने प्लान्स को ज़्यादातर ये रिवाइज नहीं कर पाते क्योंकि इनका आपस में ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर सस्ते सस्ते प्लान्स निकाल के, लंबे प्लान्स पर डिस्काउंट्स दे करके इसी तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम एक सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस छोड़ के दूसरे में पोर्ट करना चाहें तो हमें कोई भी कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ती। एज अ कस्टमर अगर मुझे जियो की सर्विसेज पसंद नहीं आती तो मैं बहुत आसानी से एयरटेल में जा सकता हूँ, एयरटेल से वोडाफोन आइडिया से और वोडाफोन आइडिया से जियो में, तो ये आपस में मैं किसी में भी पोर्ट कर सकता हूँ। जहाँ पे पोर्टेबिलिटी का इतना ज़्यादा खतरा हो वहाँ पे कंपनीज अपने सर्विस की कॉस्ट कैसे बढ़ा सकती हैं? तो कंपटीशन बहुत ही टफ है, इंडस्ट्री राइवलरी बहुत ही टफ है। ऐसे में अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन आ जाता है जिसके पास बहुत सारा कैश है, बहुत सारा पैसा है, तो वो बाकी कंपटीशन के लिए जीना मुश्किल कर सकता है, उनके लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा कर सकता है क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक सस्ती सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, बहुत लंबे समय तक लॉसेस को झेल सकता है। लेकिन दूसरी कंपनी हो सकता है लॉसेस को ज़्यादा ना झेल पाए और वो कंपटीशन से बाहर हो जाए, कंपनीज बंद हो जाए। और एग्जैक्टली यही हुआ टेलीकॉम सेक्टर में पिछले 5 सालों में। जियो के एंट्री के बाद क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बैकअप था तो इतना ज़बरदस्त कैश फ्लो था, इतनी डीप पॉकेट्स थी रिलायंस की कि छोटे मोटे प्लेयर्स सारे के सारे या तो बंद हो गए या बड़े प्लेयर्स के साथ मर्ज हो गए। तो ऐसी इंडस्ट्री जब भी हमें ये फैक्टर्स दिखाई दें तो हमें समझ जाना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में राइवलरी या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसी इंडस्ट्रीज़ और ऐसे बिजनेसेस ज़्यादातर साइकिल से निकलते हैं। इनकी साइकिल्स होती हैं कुछ तो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी की और कुछ बहुत ही लो प्रॉफिटेबिलिटी की। देखिए, नॉर्मल बिजनेस को होना चाहिए कि कुछ साइकिल्स हों नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी की और कुछ हाई प्रॉफिटेबिलिटी की।
तो जो हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाले टाइम्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी वाले टाइम्स को एवरेज कर देते हैं, यानी कि साल में कुछ महीने तो बहुत ज़्यादा इनकम हो, कुछ महीने नॉर्मल इनकम हो। लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री को अगर देखा जाए या उन सेक्टर्स को देखा जाए जहाँ राइवलरी बहुत हाई है, तो वहाँ पे कुछ महीने तो होंगे नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी के और कुछ होंगे जहाँ पे बहुत कम प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है या कंपनीज को लॉस में भी काम करना पड़ जाता है। उसके अलावा बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं, बहुत तरह के डिपॉजिट्स हैं जो इन कंपनीज को करने पड़ते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की चांसेस कभी भी नहीं की जा सकती। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल आता है एविएशन इंडस्ट्री का। आप देखते होंगे कि एविएशन इंडस्ट्री में भी रोज़ टिकट्स पे सेल लगती है, रोज़ हॉलीडे पैकेजेस निकाले जाते हैं। तो इतने सारे पैकेजेस निकालना, इतनी सारी सेल को लगाना और बिल्कुल भी अपने टिकट की प्राइस ना बढ़ा पाना एक बहुत ही गलत इंडिकेटर है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। इसका नतीजा हमारे सामने है। जिन एयरलाइंस की भी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी वो या तो बंद हो गई या लॉस में चल रही हैं। सिर्फ लो फेयर एयरलाइंस ही ऑपरेट कर पा रही हैं, क्योंकि भले ही कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन प्राइसिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है एविएशन इंडस्ट्री के पास। तो एविएशन इंडस्ट्री और टेलीकॉम इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री राइवलरी को समझने के लिए सबसे अच्छे पॉइंट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें जहाँ पे इंडस्ट्री राइवलरी काम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, वो है हेल्थ केयर और एजुकेशन। हेल्थ केयर और एजुकेशन में भले ही आपके सामने कितने भी और सर्विस प्रोवाइडर क्यों ना हो, जैसे कि अगर हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, भले ही 100 डॉक्टर क्यों ना हो, लेकिन अगर हम किसी डॉक्टर से सेटिस्फाइड हैं तो हर बार हम उनके पास ही जाएंगे। अगर वो अपनी फ़ीस 500 रुपये से बढ़ा के 1000 रुपये भी कर देंगे तो भी हम उन्हीं को दिखाएंगे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि ये हमको ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशन इंडस्ट्री में अगर हमारे बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं और हमको लगता है कि उनकी एजुकेशन अच्छी चल रही है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमेशा अच्छे से अच्छे स्कूल में ही अपने बच्चों का दाखिला कराएं, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, भले ही वहाँ हमें कुछ फ़ीस ज़्यादा क्यों ना देनी पड़े। अगर स्कूल फीस थोड़ी सी और बढ़ा भी देते हैं तो भी हम अपने बच्चों को स्कूल से नहीं निकालेंगे, सस्ते स्कूल में शिफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो शिफ्ट करना आसान नहीं है और दूसरा हम उस एजुकेशन से या उस डॉक्टर के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं, तो हम शिफ्ट नहीं करना चाहते। तीसरा फैक्टर जो इसको बीट करता है इंडस्ट्री राइवलरी को, वो है ब्रांड लॉयल्टी। अगर कोई ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग अपना नाम क्रिएट कर सकता है कि उस ब्रांड को रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, या तो एक शान की बात है, या फिर वो ब्रांड आपको कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है जो आपको बाकी ब्रांड्स में नहीं मिलती, तो भी कॉस्ट बढ़ने के बावजूद कस्टमर्स उससे शिफ्ट नहीं होते। क्या आप इसका कोई एग्जाम्पल सोच सकते हैं? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंटरनेशनल लेवल पे एप्पल। एप्पल सबसे महंगे फ़ोन्स होने के बावजूद, सबसे महंगे लैपटॉप्स होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा वैल्यूबल मोबाइल ब्रांड है, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल लैपटॉप ब्रांड है, क्योंकि एप्पल ने अपना ब्रांड नेम और ब्रांड लॉयल्टी बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे क्रिएट कर रखी है। तो एक तरफ है एप्पल, एक तरफ है एविएशन इंडस्ट्री और टेलीकॉम इंडस्ट्री, एक तरफ है हेल्थ केयर, एक तरफ है एजुकेशन और दूसरी तरफ है वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए कि हेल्थ केयर है, टेलीकॉम है, इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे सामने आती हैं। जब भी हम इंडस्ट्री एनालिसिस करें तो हमें इन पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए कि सबसे पहले देखें कि कंपटीशन इस इंडस्ट्री में कितना है और ये कंपटीशन आने वाले बिजनेस को कितना लिमिट कर सकता है। माइकल पोर्टर जी के दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। माइकल पोर्टर जी का दूसरा पॉइंट आता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स का सिंपल सा मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देगा। मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स देता हूँ। पुरानी हिंदी पिक्चरों में आपने देखा होगा टेलीग्राम के ज़रिए खबर जाती थी, उसके बाद वक्त आया फ़ोन्स का, लैंडलाइन फ़ोन्स से मोबाइल फ़ोन्स, फिर वही खबर SMS के ज़रिए जाने लगी, उसके बाद व्हाट्सएप, और अब तो व्हाट्सएप पे पिक्चर्स जाना और वीडियो कॉल तुरंत करना। तो टेलीग्राम, पोस्टल डिपार्टमेंट की जो एक सर्विस थी टेलीग्राम, वहाँ से हम पहुँचे फ़ोन्स, फ़ोन से SMS से व्हाट्सएप और फिर वीडियो कॉल्स पे। पूरी तरीके से सारी सर्विसेज रिप्लेस होती चली गई। आज एक वीडियो कॉल करने के लिए आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और अपना डेटा चाहिए। पर मिनट या पर सेकंड कोई भी कॉस्ट हमको नहीं बेयर करनी पड़ती। तो कितनी जल्दी चीज़ें सब्स्टिट्यूट हो गई। टेलीग्राम के बनस्पत SMS सर्विस या व्हाट्सएप सर्विस ना ही सिर्फ सस्ती है बट बहुत ही कन्वीनियंट भी है। आपको पोस्ट ऑफिस खुलने की वेट नहीं करनी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, सिर्फ अपने मोबाइल पे मैसेज टाइप करके आप
अपना मैसेज सामने वाले को भेज सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है कि एक समय पे सीमेंट के पाइप्स बहुत चला करते थे, उनको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया स्टील और प्लास्टिक के पाइप्स ने। एक ज़माना था टाइपराइटर्स का, टाइपराइटर्स को पूरी तरीके से रिप्लेस किया कंप्यूटर्स ने, कंप्यूटर्स को भी काफ़ी हद तक रिप्लेस किया लैपटॉप्स ने, और टाइपराइटर की जगह ले ली प्रिंटर ने। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है ट्रांजिस्टर्स का, म्यूज़िक सिस्टम्स का। म्यूज़िक सिस्टम्स और ट्रांजिस्टर्स को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर चुके हैं मोबाइल फ़ोन्स और आईपॉड्स। इन पे कोई भी गाना आप चलाइए, अपनी पसंद का गाना, आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हैं इस बात पे कि जो गाना रेडियो का चैनल आपको सुनवाएगा वही आप सुनेंगे। आप पूरी तरीके से अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। वहीं यूट्यूब पे आप अपनी पसंद का कोई भी गाना कभी भी देख सकते हैं। अब आप चित्रहार पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो देखिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने पूरी तरीके से उन सर्विसेज को रिप्लेस कर दिया जो कभी भी ना रिप्लेस हुई जाने वाली सर्विसेज समझी जाती थी। दो बहुत बड़े एग्जाम्पल्स कंपनीज के मैं आपको दूंगा, हालांकि आप सब इन एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है नोकिया। नोकिया फ़ोन्स 2000 के आसपास सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस फ़ोन समझे जाते थे और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से उनकी सेल भी थी। बट धीरे धीरे जैसे एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, नोकिया फ़ोन्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया सैमसंग के फ़ोन्स ने, और उसके बाद तो बाज़ार में लाइन लग गई एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के फ़ोन्स की। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल, जहाँ पे एक इंडस्ट्री को रिप्लेस किया गया या एक कंपनी को रिप्लेस किया गया, वो है कोडैक। कोडैक कंपनी फिल्म मैन्युफैक्चरर्स में, जो पिक्चर फोटो खींचने के लिए जो फिल्म्स यूज़ होती हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट या शायद लार्जेस्ट कंपनी थी। लाखों एम्प्लॉयज़ वर्ल्ड वाइड इस कंपनी में काम किया करते थे। और आपको जानकर हैरत होगी कि कोडैक ने सबसे पहला डिजिटल कैमरा बनाया था। डिजिटल कैमरा की टेक्नोलॉजी कोडैक ने ही इन्वेंट करी थी, लेकिन क्योंकि वो अपने फिल्म के बिजनेस को बंद नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि कैमरा सारे के फिल्म रोल पे ही चलें, तो उन्होंने डिजिटल कैमरास को प्रमोट नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ बाकी कंपनीज ने डिजिटल कैमरास बना करके उन्हें प्रमोट कर करके फिल्म टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से आउटडेट कर दिया, और फाइनली कोडैक कंपनी बंद हो गई। तो अगर कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करती, और ख़ासतौर से अगर वो उस एनवायरनमेंट में है, उस इंडस्ट्री में है जहाँ बहुत रैपिडली चेंज आ रहा है, तो पूरा खतरा है कि वो कंपनी बंद हो सकती है, आउटडेट हो सकती है, उसके प्रोडक्ट्स की अब कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगी। कोई भी कंपनी सेलेक्ट करते समय इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आने वाले 5 से 10 सालों तक इस कंपनी के प्रोडक्ट्स रेलेवेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर हमें लगता है कि इसके प्रोडक्ट्स रेलेवेंट नहीं रहेंगे, तो बेटर है कि हम इस तरह की कंपनी से दूर रहें। इसी बात को कहते हैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में कहीं तो एक तरफ कुछ कंपनीज बंद हो जाती हैं, और कुछ कंपनीज अपने आप को रीइन्वेंट करके, यानी कि अपने आप को चेंज करके, अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करके, बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को बदल लेती हैं। जैसे कि अगर आप सैमसंग के फ़ोन्स को भी देखें तो पिछले 10-15 सालों में सैमसंग के फ़ोन्स में बहुत फ़र्क आया है। बहुत रैपिडली उन्होंने अपने आप को चेंज करा है, पब्लिक की डिमांड के हिसाब से हर रेंज के, हर तरीके के फ़ोन्स वो लेकर आए हैं। इसीलिए इतने साल के बाद आज भी सैमसंग के फ़ोन्स मार्केट में पूरी तरीके से रेलेवेंट हैं, पूरी तरीके से कॉम्पिटिशन में एग्जिस्ट करते हैं। फिर से एग्जाम्पल लेते हैं हेल्थ केयर और एजुकेशन का। हेल्थ केयर और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इंफॉर्मेशन चेंज होगी, बट बेसिक्स इस इंडस्ट्री के नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पे भी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बहुत कम है। जो डॉक्टर्स हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो स्कूल्स हैं, वो रैपिडली अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ईजीली अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली या बहुत डिफ़िकल्ट चेंज होने वाली टेक्नोलॉजीज़ नहीं आती हैं। इसलिए ये इंडस्ट्रीज़ अगेन थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट से भी बहुत हद तक बची हुई हैं। अगर किसी भी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की या बहुत ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी इंडस्ट्री से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी, जितने ज़्यादा नए इनोवेशंस में पैसा खर्च किया जाएगा, नए तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो मेहनत की जाएगी, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट्स को ही ईट करेगी, कंपनी के प्रॉफिट्स को कम करेगी, क्योंकि बहुत सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ उस कंपनी को एलोकेट करना पड़ेगा। अगेन, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स किसी भी इंडस्ट्री में कितने रेलेवेंट हैं या कितना एग्जिस्ट करते हैं, इसको देखने के लिए दो सिंपल से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये देखिए कि जो सब्स्टिट्यूट लाया जा रहा है या लाया जा सकता है, क्या वो वही सर्विस देगा जो पहला वाला प्रोडक्ट दे रहा था या उससे बेहतर सर्विस देगा। दूसरी बात, ये सर्विस जो दी जाएगी क्या उतने ही पैसों में या उससे कम पैसों में और ज़्यादा आसानी के साथ दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स को पता लगाने का है कि पुरानी सर्विस से नई सर्विस पे शिफ्ट करने के लिए, यानी कि पुराने प्रोडक्ट से नए प्रोडक्ट पे शिफ्ट करने के लिए क्या कोई बहुत ज़्यादा खर्चा कस्टमर को करना पड़ेगा।
जैसे कि मैंने कहा कि टेलीग्राम से हमें जब हम एसएमएस पे शिफ्ट हुए या व्हाट्सएप पे शिफ्ट हुए, क्या कोई खर्चा हमको करना पड़ा? आर्ग्यूमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि हमें मोबाइल फ़ोन्स खरीदने पड़े, लेकिन क्या मोबाइल फ़ोन्स हमने एसएमएस के लिए खरीदे थे या व्हाट्सएप के लिए खरीदे थे? मोबाइल फ़ोन्स तो वैसे भी टेलीकॉम को चेंज करते जा रहे थे, मोबाइल फ़ोन्स तो वैसे भी लैंडलाइंस को रिप्लेस करते जा रहे थे। आपके एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन में ही अब आपको हर तरीके की सुविधा मिल गई। तो इसलिए ये पॉइंट्स देखना बहुत ज़रूरी है, ये पता लगाने के लिए कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स कितना ज़्यादा किसी इंडस्ट्री में रेलेवेंट है, कितना ज़्यादा किसी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, और कितना ज़्यादा उस इंडस्ट्री की कंपनीज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट से घिरी हुई हैं। कभी कभी कुछ सब्स्टिट्यूट्स बहुत जल्दी पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि टेलीग्राम या एसएमएस या व्हाट्सएप। मैं कहूँगा कि व्हाट्सएप ने एसएमएस को भी रिप्लेस कर दिया, लेकिन कभी कभी कुछ सब्स्टिट्यूट्स को थोड़ा टाइम लगता है रिप्लेस करते हुए। दो एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। एक है सोलर पावर का। सोलर पावर हालांकि बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, और सभी का ध्यान सोलर पावर पर रहता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि सोलर पावर भले ही बाद में आपके पैसे बचाती है, बट शुरू में उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि केपेक्स बहुत ज़्यादा है। एक बहुत बड़ा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर हमें 10 किलोवाट का कनेक्शन भी लेना हो अपने घर या बिजनेस के लिए, कई लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें हमें करना पड़ता है। उसके अलावा काफ़ी सारा मटेरियल हमको मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट हमको मैनेज करना पड़ता है। तो ये सोलर पावर हालांकि बहुत अट्रैक्टिव हुई, लेकिन ये पॉइंट्स सोलर पावर को लगवाने के लिए डिटरेंट फैक्टर्स हैं, इसीलिए अभी सोलर पावर बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये फैक्टर्स मैनेज होते चले जाएंगे, सोलर पावर सस्ती होती चली जाएगी, उसके साथ इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंट या तो छोटा होता चला जाएगा या कम होता चला जाएगा, तो सोलर पावर भी और पॉपुलर होती चली जाएगी। बट इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल आता है एलईडी का। एलईडी बल्ब जब शुरू में आए थे तो बहुत महंगे थे। ट्यूबलाइट्स को रिप्लेस करा सीएफएल ने, और सीएफएल को फिर रिप्लेस किया एलईडी ने। अब एलईडीज पूरी तरीके से सीएफएल और ट्यूबलाइट को रिप्लेस कर चुकी हैं, क्योंकि एलईडी की कॉस्ट भी कम आ गई है, अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो जैसे एलईडीज को थोड़ा सा टाइम लगा, ऐसे ही सोलर पावर को भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट कुछ सालों में जैसे जैसे जो फैक्टर्स मैंने कहा कि इसकी कॉस्ट कम आ जाए और इसका जो इक्विपमेंट है, जो सामान यूज़ होता है, वो थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाए, तो ये भी बहुत जल्दी हर घर में हमको दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट पोर्टर्स 5 पॉइंट एनालिसिस का आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, यानी कि जो खरीदार हैं, जो कस्टमर हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। देखिए, मैं और आप हमेशा दुकान पे जाकर के मोल भाव करते हैं। जब हम मोल भाव करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि हम किस चीज़ के लिए बार्गेन कर रहे हैं। क्या वो चीज़ बार्गेन की जा सकती है? पेट्रोल पंप पे जाके हम बार्गेन नहीं करते, लेकिन सब्जी की दुकान पे हम रोज़ बार्गेन करते हैं। अगर हम कहीं पे जाके डायरेक्टली एक सप्लायर के साथ, एक दुकानदार के साथ, एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ बार्गेन कर रहे हैं, तो ये तो हुई डायरेक्ट बार्गेनिंग। कुछ इनडायरेक्ट बार्गेनिंग भी होती है। अगेन मैं एग्जांपल लेता हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री का। टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैं और आप जाके एयरटेल के हेड ऑफिस में या जियो के हेड ऑफिस में या वोडाफोन के हेड ऑफिस में जाके बार्गेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम पोर्ट कर सकते हैं अगर हमें सामने वाला सस्ती सर्विस दे रहा है तो, और सेम तरह की सर्विस दे रहा है बिना किसी चेंज के। वही कॉल्स वो मिलवाते हैं, वही कॉल्स वो मिलवाएंगे, वही व्हाट्सएप वहाँ चलेगा, वही वहाँ चलेगा, वही डेटा वो देंगे, वही डेटा वो देंगे। तो मैं और आप तुरंत शिफ्ट कर जाएंगे अगर हमें कहीं पे सस्ती सर्विस मिलेगी तो। हम क्यों ज़्यादा पैसे देंगे? ये हुई इनडायरेक्ट बार्गेनिंग। इनडायरेक्ट बार्गेनिंग में हमने सीधे जाके मालिक से या सर्विस प्रोवाइडर से बात नहीं करी, लेकिन हमने उनको ये दिखा दिया कि सामने वाला हमको सस्ती सर्विस दे रहा है, तो हम उस पर शिफ्ट हो रहे हैं। अपने आप इस सर्विस प्रोवाइडर को रेट कम करने पड़ जाएंगे आपको वापस लाने के लिए, या फिर जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको रोकने के लिए। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स को जब भी हम असेस करें, ये देख लें कि क्या ये जो 2-3 कॉम्पिटिटर्स हैं या जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सेम तरीके की सर्विस देते हैं, एक सर्विस से दूसरी सर्विस जाने में खर्चा तो नहीं होता, और क्या एक सर्विस से दूसरी सर्विस जाने के लिए कस्टमर्स रेडी होंगे अगर उनको सस्ती सर्विस मिले तो। अगेन इसको थोड़ा सा कंपेयर करिए जो भी हमने डिस्कस किया कि ब्रांड लॉयल्टी। जहाँ तक मैं समझता हूँ टेलीकॉम में या एविएशन में कोई ब्रांड लॉयल्टी काम नहीं आ सकती। यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो भी हमें सस्ती सर्विस देगा और अच्छी सर्विस देगा हम उसकी तरफ चल देंगे। वहीं एप्पल से हमारी ब्रांड लॉयल्टी हो सकती है, या किसी कार के ब्रांड से हमारी ब्रांड लॉयल्टी हो सकती है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स को असेस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इंडस्ट्री राइवलरी और हमने थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स को ठीक से असेस कर लिया है, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स को हम या कस्टमर्स को हम बहुत ईजिली असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। देखिए, सप्लायर्स दो तरीके के होते हैं।
एक सप्लायर तो वो होते हैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी को या किसी भी फैक्ट्री को आगे सामान बनाने के लिए, जो मुझ तक और आप तक पहुंचता है। दूसरे सप्लायर्स वो होते हैं, ये कंपनीज और ये इंडस्ट्रीज जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके मुझे और आपको देती हैं। तो दो तरह के सप्लायर्स हुए। इन दोनों तरह के सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर को समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन की जो कीमत है, जो रॉ मटेरियल शुगर इंडस्ट्री को मिलता है, वो फार्मर्स के साथ बात करके गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर, यहाँ पे सप्लायर हुए फार्मर्स और गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, और कस्टमर हो गए कंपनी। जब कंपनी तैयार प्रोडक्ट चीनी बना करके, शुगर बना के मुझे और आपको देती है, तो उस समय कंपनी हो गई सप्लायर और मैं और आप हो गए बायर या कस्टमर। अब इन तीन सेगमेंट्स में सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है रॉ मटेरियल जो पहले सप्लाई हो रहा है, और उससे कम बार्गेनिंग पावर है इस सेकंड लेवल ऑफ सप्लायर की, जो कि चीनी बना के मुझे और आपको दे रहे हैं। क्योंकि मुझे और आपको अच्छे शुगर ब्रांड चाहिए, तो यहाँ पे एक बायर की बार्गेनिंग, जो फाइनल एंड प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहा है, उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री का अपना ही बनावट इस तरीके की है कि कोई भी कंपनी बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं ला सकती। दूसरी तरफ अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को भी वो कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दो तरह के सप्लायर्स हैं, एक रॉ मटेरियल सप्लायर, एक फाइनल प्रोडक्ट सप्लायर। उसके बाद बायर आते हैं। जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है उसके लिए कंपनी बायर हो जाती है, और कंपनी के लिए इंडिविजुअल जो एंड प्रोडक्ट यूज़ करता है वो बायर हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से एग्जांपल लेते हैं हेल्थ केयर का और एजुकेशन का। हेल्थ केयर और एजुकेशन में सप्लायर्स हैं डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इनके साथ मैं और आप बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इनकी सर्विसेज चाहिए ही चाहिए। हमें अच्छे डॉक्टर्स चाहिए ही चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए। बहुत सारी बातें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि हमारा परसेप्शन उस डॉक्टर, उस हॉस्पिटल या उस स्कूल, उस कॉलेज के बारे में कैसा है, उस यूनिवर्सिटी के बारे में कैसा है। उसके ट्रीट करे हुए पेशेंट्स, उस हॉस्पिटल के या उन डॉक्टर्स के ट्रीट करे हुए पेशेंट्स, उन स्कूल से, उन कॉलेजेस से निकले हुए स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर रहा है, क्या उनके पेशेंट्स ठीक हुए हैं, क्या इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स आगे चल के लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं। तो इस तरह के सप्लायर से भी बार्गेनिंग नहीं की जा सकती। अगर इन सप्लायर्स ने अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया है, अपनी सर्विसेज को वो प्रूव कर चुके हैं, तो उसके बाद इनसे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की जा सकती। एक और एग्जाम्पल जो इंटरनेशनल लेवल पे सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर का आता है, वो है क्रूड ऑयल का। जो देश क्रूड ऑयल बनाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आगे किस रेट पे ये क्रूड ऑयल सप्लाई किया जाता है बाकी देशों को, तो वहाँ पे उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर, चाहे वो रॉ मटेरियल सप्लायर हो या फाइनल प्रोडक्ट सप्लायर हो, इसके लिए कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहला है कि नंबर ऑफ सप्लायर्स उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितने हैं। देखिए, नंबर ऑफ सप्लायर्स हमेशा ज़्यादातर हर पॉइंट में, हर तरह के एनालिसिस में रेलेवेंट रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सप्लायर्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, उतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है और वहीं से सारी बातें शुरू हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि क्या ये जो सप्लायर्स हैं ये एक तरह की सर्विस दे रहे हैं, या ये सप्लायर्स कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन या कोई एक ख़ास तरह का प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं अपने बायर्स को। जैसे कि मैंने कहा कि एजुकेशन इंडस्ट्री में या हेल्थ केयर में सब एक जैसी सर्विस नहीं दे रहे, सब अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहीं से एक बायर, एक खरीदार या एक पेशेंट, एक क्लाइंट ये डिसाइड करता है कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, कौन सा स्कूल अच्छा है। तीसरा पॉइंट आता है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इंडस्ट्री की क्या है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी सिंपल सी बात है, इन सारे पॉइंट्स का मिला जुला मिक्सचर है। सारे पॉइंट्स को जोड़ करके हम कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। इसको नापने के लिए कोई स्केल नहीं है, सिंपल सा ही देखिए कितने सप्लायर्स हैं, कितनी बार्गेनिंग पावर है, क्या ब्रांड लॉयल्टी है, खरीदार कितने हैं, कितने सप्लायर्स हैं, क्या इस प्रोडक्ट का भविष्य है। ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा होगी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स उतनी कम होती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो प्रोडक्ट्स ये सप्लायर्स बना रहे हैं, क्या इनमें थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स है। जो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अभी हमने पढ़ा था, अगर मान लीजिए थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एग्जिस्ट करता है,
तो अगेन बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स की बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश करी वहाँ सब्स्टिट्यूट्स के आने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार कुछ सब्स्टिट्यूट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने सोलर पावर को डिस्कस किया या हमने एलईडी को डिस्कस किया, कि वो शुरू में थोड़े महंगे होते हैं, तो उनको तो और सस्ता लाने की कोशिश करनी होती है अगर उन्हें हमें मार्केट में रेलेवेंट बनाना है, मार्केट में आम आदमी तक पहुंचाना है। अगर हम उन्हें और महंगा बना देंगे तो कभी भी मार्केट में नहीं आ पाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि उनको और महंगा बनाने से वो सब्स्टिट्यूट्स के बराबर ही पहुंच जाए, जो सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लेकिन महंगा होने की वजह से नहीं आ पा रहा है बाजार में, तो सब्स्टिट्यूट के बराबर ही उसकी कॉस्ट पहुंच जाए। अगर सब्स्टिट्यूट के बराबर उसकी कॉस्ट पहुंच गई तो ये भी हो सकता है कि जो सब्स्टिट्यूट है वो बेहतर हो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो, तो आदमी सोचे यार मेरे पैसे तो यहाँ भी खर्च हो रहे हैं, वहाँ भी खर्च हो रहे हैं, चलो मैं वही चीज़ ले लेता हूँ। जैसे कि बिजली के रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, गवर्नमेंट बिजली के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, तो हो सकता है आपको लगे कि ठीक है मेरा 2-4 लाख रुपए का जो खर्चा होना है सोलर पावर लगवाने में वही लगवा लेता हूँ, हर महीने के 20,000 रुपये के बिल देने से तो अच्छा ही है। तो ये जो बार्गेनिंग पावर है सप्लायर की, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो उसे अननेसेसरली उसकी कॉस्ट को बढ़ाते चले जाएंगे तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ज़्यादातर सब्स्टिट्यूट्स जो नहीं आ पाते या सब्स्टिट्यूट को जो चीज़ रोकती है बाज़ार में आने से, एंड यूज़र तक आने से, उसमें पहला पॉइंट है उसकी ईज़ ऑफ अवेलेबिलिटी, दूसरा पॉइंट है उसकी प्राइस, और तीसरा पॉइंट है उस पर शिफ्ट करने में जो मेहनत लगनी है वो। अगर ये तीनों फैक्टर्स ब्लर हो जाएंगे, ये तीनों फैक्टर्स धुंधले हो जाएंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे और सब्स्टिट्यूट के बीच में, तो सब्स्टिट्यूट के आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इससे सप्लायर्स को अपनी कॉस्ट को लिमिट रखना ही रखना पड़ता है। एक और एग्जांपल मैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का आपको देता हूँ। जब भी हम कोई कार खरीदने जाते हैं, मान लीजिए हम होंडा सिटी खरीदने गए। अब होंडा सिटी मेरे ख्याल से 13 या 14 लाख रुपए या 15 लाख रुपए की सेगमेंट की गाड़ी है। अगर हम इस 15 लाख की कार को होंडा सिटी उसके अंदर और फीचर्स बढ़ा दें, होंडा कंपनी उस कार के अंदर और फीचर्स बढ़ा के धीरे धीरे उसे 30 लाख के आसपास ले जाएं, तो 30 लाख पे हो सकता है आप ये सोचें या एक कस्टमर ये सोचे मैं 30 लाख तो खर्च कर ही रहा हूँ, चलो मैं एक ऑडी ले लेता हूँ छोटी सी, या एक मर्सिडीज़ ही ले लेता हूँ, मुझे उसकी ब्रांड वैल्यू भी मिलती है, मैं अब क्यों होंडा की गाड़ी खरीदूँ। तो 15 लाख में जो गाड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड में है या बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, जो हमको लगता है 15 लाख में तो बहुत अच्छी है, वही चीज़ 30 लाख में उतनी रेलिवेंट नहीं लगेगी। तो इसलिए भले ही होंडा सिटी एक बहुत अच्छा ब्रांड है, भले ही होंडा अपनी उसकी कीमत थोड़ी थोड़ी हर साल बढ़ा देते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद वो उसकी कीमत को नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अगर वो अपने कॉम्पिटिटर जो उसका नेक्स्ट लेवल है उस कार का, अगर वहाँ तक पहुँच गई उसकी कीमत, तो हो सकता है कस्टमर ये सोचने लगे कि अब मैं इस गाड़ी को क्यों खरीदूँ। हो सकता है होंडा सिटी और मर्सिडीज़ का मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन हम होंडा सिटी को टोयोटा कोरोला से कंपेयर कर सकते हैं। टोयोटा कोरोला थोड़ी महंगी गाड़ी है, 4-5 लाख रुपए महंगी है होंडा सिटी से। अगर होंडा सिटी 5-6 लाख रुपए बढ़ जाती है किसी वजह से, या उनके बीच का डिफरेंस कम हो जाता है, तो हो सकता है कस्टमर्स टोयोटा कोरोला की तरफ भी शिफ्ट होने की सोचें। मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि सप्लायर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो किन किन फैक्टर से रुक सकती है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी, बहुत हाई डिमांड में प्रोडक्ट होने के बावजूद भी सप्लायर की बार्गेनिंग पावर इन पॉइंट्स पे या इन फैक्टर्स की वजह से रुक जाएगी। तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बहुत ही रेलेवेंट थ्रेट होती है, चाहे इंडस्ट्री में कंपटीशन हो या ना हो। प्राइसिंग से भी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ सकती है। लास्ट पॉइंट पोर्टर्स 5 पॉइंट एनालिसिस का आता है बैरियर्स टू न्यू एंट्री, यानी कि न्यू एंट्रेंट्स कितने ज़्यादा इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। देखिए, अगर किसी इंडस्ट्री में आने के लिए लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं, या फिर शुरू में बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा अगर हम एक इंडस्ट्री या उस कंपनी को शुरू करना चाहते हैं, या फिर हमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, या एक बहुत बड़े स्केल पे अपने बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा, तो हो सकता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कम हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस है जहां बहुत इजीली उस काम को शुरू किया जा सकता है, तो उस बिजनेस में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हमेशा रहेंगे। न्यू एंट्रेंट्स मतलब नई कंपनीज हमेशा आ सकती हैं, और किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस को इस बात में ध्यान रख के ही, अपने दिमाग में रख के ही अपने बिजनेस को आगे चलाना होता है कि आने वाले समय में वो कभी भी नए कंपनीज के लिए स्कोप ना छोड़े, अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा रेलेवेंट बना के रखे, कॉम्पिटिटिव बना के रखे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। कुछ साल पहले महिंद्रा हॉलीडेज़ का जो क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप है वो बहुत ही प्रेस्टीजियस थी। आज भी क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप बहुत प्रेस्टीजियस कंसिडर की जाती है।
बट क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप को कहाँ कंपटीशन मिलता है? भले ही इंडिया में और इस तरह के क्लब ज़्यादा नहीं हैं जिस लेवल पे क्लब महिंद्रा काम कर रहा है, लेकिन होटल खोलना इतना मुश्किल काम नहीं है। होटल्स खोले जा सकते हैं, होम स्टेज खोले जा सकते हैं, बहुत तरीके से रहने की जगहें टूरिस्ट प्लेस पे खोली जा सकती हैं, छोटे और बड़े लेवल के होटल्स। तो ये सारे के सारे होटल्स मिल करके बहुत ज़्यादा थ्रेट देते हैं इस तरह की चेन्स को। अगर हम चेन्स की भी बात करें, चाहे किसी भी होटल की चेन कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जैसे बड़ी बड़ी चेन्स हैं हमारे पास, ताज ग्रुप की चेन है, हमारे पास रैडिसन की चेन है, तो इतने सारे होटल्स की चेन होने के बावजूद इनको अपने प्राइसिंग को कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी सर्विसेज को अपग्रेड करना पड़ता है, ऑफर्स देने पड़ते हैं कस्टमर्स को लुभाने के लिए। क्योंकि मेरी और आपकी कोई भी ब्रांड लॉयल्टी होना इन होटल चेन्स की तरफ बहुत मुश्किल है। या तो हमने क्लब महिंद्रा जैसे किसी क्लब की मेंबरशिप ही ले रखी हो कि हमने तो पैसे अब एडवांस दे रखे हैं, हमें तो वहाँ जाना ही जाना है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है ब्रांड लॉयल्टी को मेंटेन करना, क्योंकि ज़्यादातर सभी होटल्स वैसी ही सर्विस दे रहे हैं। और अगर कल को एक नया 5 स्टार भी वहाँ खुल जाता है तो वो 5 स्टार भी सिमिलर सर्विसेज देनी शुरू कर देगा। तो ऐसे में जो नई एंट्री है, जो नई थ्रेट है जो क्रिएट हुई है ये नई एंट्री की वजह से या नई कंपनी या नया होटल खुलने की वजह से, वो उतना ही रेलिवेंट हो जाता है जितना 50 साल पुराना होटल होगा। उसकी सर्विसेज भी उतनी ही रेलेवेंट हो जाती हैं और वो मार्केट में उतना ही कंपटीशन क्रिएट कर सकता है जितना 50 साल पुराना ब्रांड कर सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है या कॉपीराइट्स का खतरा है या फिर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, या बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, जैसे कि अगेन एप्पल का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए, तो ऐसे में नई एंट्रीज का खतरा कम हो जाता है। बट ये कम होता है। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे नई एंट्रीज आने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि अगेन एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में हमेशा अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की डिमांड रहती है और उनकी नीड भी रहती है। हमारे जैसे देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है और लोग बहुत एंटरप्राइजिंग हैं, लोग अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, अच्छी एजुकेशन की हमेशा ज़रूरत रहेगी। काफ़ी लंबे समय तक एजुकेशन इंडस्ट्री में जो भी अपना नाम क्रिएट कर लेंगे उन्हें नए ब्रांड से खतरा नहीं रहेगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी का ब्रांड क्रिएटेड है, सब जानते हैं कि वहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलती है, उसके सामने एक नई यूनिवर्सिटी भी आके खड़ी हो जाती है जो सिमिलर तरीके एजुकेशन देने लगती है, तो भी इस इंडस्ट्री को खतरा नहीं होगा। खतरा होगा उन यूनिवर्सिटीज़ को, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जो उस लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ से अब लोग इस नए इंस्टीट्यूट में शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में तो भले ही आप कितनी भी अच्छी सर्विसेज दे दीजिए, आपको हमेशा नई एंट्रीज़ का खतरा रहेगा, नए कंपटीशन का खतरा रहेगा। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ में अगर एक बार आपने अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया और आप अपने कॉम्पिटेंस लेवल को, आप अपने सर्विस के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने बिजनेस को ऊपर ही ऊपर लेते जा रहे हैं, अपनी क्वालिटी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो आपको नई एंट्रीज से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पोर्टर्स 5 पॉइंट एनालिसिस करने से हमें किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा एक स्नैपशॉट मिलता है कि हम इस इंडस्ट्री में अगर कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं या हमने कोई कंपनी सिलेक्ट करी है और उसकी इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री में, किसी सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं दिखाई देते, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस नहीं दिखाई देने, तो अच्छा है कि हम उस इंडस्ट्री से दूर रहें। इतना ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट का पर्पस कभी भी जिद करना नहीं होता। कभी भी इमोशनल होकर के या जिद में आकर के हमें ये नहीं करना कि मुझे तो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर एज एन इन्वेस्टर मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा अपने इन्वेस्टमेंट को, भले ही मुझे वो कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना लग रही हो, तो बेटर है कि मैं उस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल जाऊं, उस इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, और अपने कोर्स में हम हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमें अपने लॉसेस को लिमिट स्टॉप लॉस लगा के नहीं करना, अच्छी एनालिसिस से करना है, अच्छे सिलेक्शन से करना है। हमें पहले से ही अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्टेड रहना है, पहले से ही अच्छी कंपनीज़ को सिलेक्ट करके उन्हीं में इन्वेस्ट करना है, ताकि हम लॉसेस से दूर रहें। देखिए, आज के मॉड्यूल में, आज के लेक्चर में इतना ही। ये मॉड्यूल कैरियड रहेगा, ये मॉड्यूल अभी आगे कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री एनालिसिस एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो मैंने इसे कई वीडियोस में ब्रेक किया है। अब हम अगले वीडियो में फिर से इंडस्ट्री एनालिसिस को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि मॉड्यूल 9 को ही कंटिन्यू करेंगे। अगले वीडियोस में हम इंडस्ट्री एनालिसिस के जो और तरीके हैं, जो और थ्योरीज हैं इंडस्ट्री एनालिसिस की, उन्हें समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री एनालिसिस को और ज़्यादा समझेंगे। जय हिंद।